एवरेज जो आईक्यू है, जो बुद्धिमत्ता है बिहार के लोगों की, वो मैं समझता हूँ कि बाकी प्रदेशों के कंपैरिजन में ज़्यादा है। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं, कांग्रेस कुछ वोट से पीछे है और ऑप्शन है नीतीश कुमार, समर्थन लेके वापस सरकार बना लेंगे। वो मोहतरी साहब कहीं बाढ़ में जा रहे थे जायजा लेने, तो आप देखेंगे बड़ी मजाहिया सी फोटो है, बड़ा हंसी भी आता है कि एक तरफ एक पुलिस वाले ने उनको टांगा हुआ है, एक तरफ दूसरे ने टांगा, वो हवा में टंगे हुए उनको नदी क्रॉस कराई जा रही है। एक तो वो नेता है। कांग्रेस में दो आपके सबसे फेवरेट नेता कौन है? राहुल गांधी जी हैं, तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है और मैं समझता हूँ कि राहुल गांधी विल प्रूव टू इंडिया लाइक अब्राहम लिंकन प्रूव टू यूएस। एक हमारे नेता हैं इमरान प्रतापगढ़ी साहब, उनसे इंस्पिरेशन मिलता है कि अगर कुछ अन्याय हो रहा है तो पार्टी के भीतर भी लोगों का विरोध करने लगता है। आगे बढ़ेंगे, सवाल को थोड़ा और कठिन बनाएंगे। बीजेपी से दो फेवरेट लोग कौन है आपके? मैं आपको बताऊं, मैं अभी लोगों से संपर्क करने जा रहा हूं। मैं भी 10-20 गाड़ियां लेके चल सकता हूं, लेकिन मैं एक या दो गाड़ी से लोगों के बीच में जाता हूं, सहज भाव से उनसे मिलता हूं, हर किसी के घर में घुस जाता हूं, बैठ जाता हूं, जाके बात करता हूं माताओं से, बहनों से, बुजुर्गों से। तो सहजता की राजनीति करने की आवश्यकता है। हेलो शिबली सर, वेलकम टू द मयंक वाजपेयी शो। थैंक यू मयंक भाई, थैंक्स अ लॉट। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत बढ़िया हूँ और आपको देखता रहता हूँ। बड़े अच्छे पॉडकास्ट करते हैं आप, एंड आई एम फीलिंग गुड कि आपके साथ बैठने का मौका मिला आज। थैंक यू सो मच, मोस्ट वेलकम। सो आप बिहार इलेक्शंस को लेके, मतलब मेरा काफ़ी मन है कि कितना हो पाएगा, ऑब्वियसली वो देखते हैं, लेकिन बहुत इच्छा है मेरी कि इस बारी ग्राउंड लेवल पे भी कवर करूँगा मैं। एंड आप हमारे पहले गेस्ट हैं जिनसे हम बिहार इलेक्शंस पे स्पेसिफिकली बात करेंगे। तो सबसे पहले तो, क्योंकि पॉलिटिक्स में एक्टिव हैं आप और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, सो व्हाट आर द इश्यूज? बिहार एक ऐसा स्टेट, आज इस टाइम तो मतलब सेंट्रल में सरकार बनाने में एक अहम योगदान है ना? डेवलपमेंट को लेके काफ़ी अलग अलग मतलब लोगों की डिमांड्स हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं जो जो काफ़ी पीछे चलती हैं। डेवलपमेंट में कहा जाता है कि काफ़ी इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल डेवलपमेंट काफ़ी बैकवर्ड है बिहार स्टेट। क्या चैलेंजेस हैं प्लीज़? चैलेंजेस तो बहुत सारे हैं, उस पर एक एक करके बात करेंगे तो वो आएगी। और आपने बताया कि आपकी इच्छा है कि आप बिहार चुनाव को जाएं, कवर करें, उसको करीब से देखें, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आपसे कहूंगा आप ज़रूर आइए और बिहार को देखने की और समझने की ज़रूरत है। और जिस तरह से, जिस रूप में आप बिहार को बिहार से बाहर बैठ के देखते हैं, बिहार उससे बहुत अलग है। अच्छा। और बिहार की, अगर आपको आत्मा को देखना है, बिहार के समाज को समझना है, तो आपको वहाँ आना होगा। आप ये पाएंगे कि बिहार बिल्कुल भी वैसा नहीं है जैसा आपने बाहर से उसको देखा और सुना और समझा है। इसी कारण दुख ज़्यादा होता है जब देखते हैं कि जो इमेज है, जो नैरेटिव में बिहार के बारे में लोग सोचते हैं, पॉपुलर बिलीफ है, बिहार कहीं उससे ज़्यादा समृद्ध, साधन संपन्न, अच्छे विचार रखने वाले लोगों का राज्य है। और इसके प्रोपोर्शन में, इसके अनुपात में बिहार का विकास या वहाँ रहने वाले लोगों को उस तरह की सुविधाएं नहीं मिल पाई हैं, ये एक बड़ा मुद्दा है। और मेरी राजनीति में होने के एक प्रमुख वजहों में से एक वजह ये है। बिहार बहुत डिज़र्व करता है, और डिज़र्व क्यों करता है मैं आपको अभी आगे अपनी बात में बताऊंगा, जब हम लोग बातचीत को और गहराई में ले जाएंगे। लेकिन वो जस्टिस, वो न्याय बिहार के साथ नहीं हुआ है अभी तक। तो वो न्याय दिलवाने की, बिहार के युवाओं को, बिहार की माताओं को, बहनों को, बिहार के बच्चों को वो न्याय दिलवाने की, उनकी भागीदारी सुनिश्चित करवाने की लड़ाई जो हम लोग सब मिल के लड़ रहे हैं, युवा भी हैं उसमें, हमारे बुज़ुर्ग साथी भी हैं, हमारे राजनीति के जो हमारे साथ के कलीग्स हैं, वो लोग लड़ रहे हैं। और इसमें हम लोग, समझता हूँ कि एक नया नया दौर आने वाला है, नई गाथा बिहार के लोग लिखेंगे इस बार। तो उस संघर्ष में हम लोग सब लगे हुए हैं। और उसी संदर्भ में आज इत्तेफाक से हमारा आना हुआ था दिल्ली की तरफ, किसी से मिलना था। और इस बीच में आप से रब्ता हुआ और आपने बताया कि बिहार चुनाव के बारे में आप कुछ जानना चाहते हैं, बिहार की आत्मा को समझना चाहते हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपके इतने बड़े सेटअप के माध्यम से, आपके पॉडकास्ट के माध्यम से मैं बिहार की आवाज़, बिहार के बाहर रहे लोगों तक भी पहुंचाने का मुझे मौका मिला है। उसके लिए धन्यवाद भी कहता हूँ आपको। मोस्ट वेलकम। इलेक्शंस में जो जनप्रतिनिधि लोग चुनते हैं अपना, वो किन्हीं मुद्दों पे होता है कि इस बारी इस प्रकार का विकास होगा, कॉमन बेसिक फैसिलिटीज़। आपके नज़रिए से
एज अ पॉलिटिशियन या फिर सोशल एक्टिविस्ट क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई देती हैं आपको, स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज़? देखिए, बिहार की अगर बात करें हम, तो जितने रिसोर्सेज बिहार में मैंने आपसे बोला अभी, उसको अगर उसका प्रॉपर कैपिटलाइजेशन किया जाए तो बिहार एक बहुत समृद्ध राज्य बन सकता है और दूसरे राज्यों को रोजगार देने वाला राज्य बन सकता है। आप अक्सर सुनते होंगे, हमारी सरकार, नीतीश कुमार की सरकार कहती है कि बिहार में बाहर है, और हम जब जाके देखते हैं तो देखते हैं कि आधा बिहारी बाहर है। वहाँ लोगों के पास रोज़गार नहीं है। तो रोज़गार सृजन करने के लिए जो आपको संसाधन चाहिए, जो रिसोर्सेज चाहिए, जब आप थोड़ी सी इकोनॉमी की समझ अगर आप रखते हैं कि कैसे अर्थव्यवस्था चलती है, तो आप समझेंगे कि बिहार कहीं किसी राज्य से पीछे नहीं है। और आप वहाँ के लोगों की अगर बात करेंगे तो आपके भी बहुत सारे मित्र होंगे, आप भी ईस्टर्न यूपी से आपका संबंध है बिहार के। आपने पाया होगा कि बिहार के लोग मूलतः जनरल मेहनती होते हैं, ईमानदार होते हैं, बहुत। किसी तरह के काम को करने में वो झिझकते नहीं हैं और उनमें ईगो नहीं होता है। आप देखेंगे बड़े सहज सुशील स्वभाव के होते हैं, कहीं भी एडजस्ट हो जाते हैं। तो ये एक वर्किंग डिसिप्लिन पॉपुलेशन की एक बड़ी पहचान है ये। तो बिहार में आप देखेंगे कि वहाँ से निकल करके लोग पढ़ लिख के आला अधिकारी भी हैं, बड़ी बड़ी कुर्सियों पे भी हैं, और वहाँ से निकल करके लोग मजदूरी भी करते हैं, रिक्शा भी खींचते हैं, ठेला भी चलाते हैं। तो वहाँ की वर्किंग क्लास में डाइवर्सिटी भी बहुत है, मेहनती है, ईमानदार है, ईगो का मसला नहीं है। तो ऐसी वर्किंग पॉपुलेशन को बिहार के अंदर रोज़गार मुहैया कराना कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, क्योंकि जब आप बिहार का आकलन करते हैं, पूरे बिहार में घूमते, मैं तो घूमता रहता हूँ बिहार में, हर ज़िले में जाना हुआ पहले भी संगठन के काम को लेकर, और अभी चुनाव प्रचार में भी लगातार मैं एक विधानसभा कहलगांव से संभावित प्रत्याशी भी हूँ कांग्रेस से इस बार। तो लगातार लोगों के बीच में जाना हो रहा है और जो करीब से देख के बिहार की आकांक्षाओं को समझ पा रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा विल पावर अगर दिखाए वहाँ जो सरकार पिछली जो रही है, जो आने वाली है, तो बिहार में बहुत बड़े स्केल पे एग्रो बिजनेस हम डेवलप कर सकते हैं, एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री डेवलप कर सकते हैं। बहुत बड़ा कल्टीवेबल लैंड है बिहार में। आपको पता है कि गंगा नदी बिहार के एक बड़े पार्ट से होके निकलती, गंगा बेसिन पूरा इतना फर्टिलाइज्ड लैंड है वो, और बड़ी उर्वर वहाँ की ज़मीन है, उसमें बड़ी अच्छी पैदावार होती है। बिहार के अलग अलग इलाकों में कुछ चीज़ें इतनी मशहूर हैं, पूरे देश में लोग उनको जानते हैं, जो कृषि उत्पाद हैं। बिहार का जो भागलपुर का आम आपने सुना होगा, अक्सर मुझे बाहर से भी लोग फ़ोन करके कहते हैं कि भाई भागलपुर का आम भिजवाइए, खाएंगे। मुजफ्फरपुर का लीची सुना होगा आपने। दरभंगा में जो मखाना होता, फॉक्सनट होता है। इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं बिहार के अंदर जो वहाँ उपजाए जाते हैं, जिनका अगर सही तरीके से किया जाए, उसको चैनलाइज किया जाए, प्रोसेसिंग की जाए, उसको इंडस्ट्री में बदला जाए, तो बिहार में बड़े स्तर पे रोज़गार और आर्थिक गतिविधियां सृजन की जा सकती हैं। आप समझिए कि जब सीज़न होता है, आपको पता है हर फल का साल में 2-3 महीने का सीज़न होता है, या किसी भी क्रॉप का सीज़न होता है, तो स्टेपल फूड में भी जब सीज़न होता है तो पैडी का बिहार जो सरप्लस प्रोडक्शन करता है, धान का जी। अच्छी मक्का की उपज होती है, दाल बहुत अच्छी क्वांटिटी में, बहुत अच्छी बड़ी लैंड में दाल उगाया जाता है बिहार में। ऐसे ही जब यील्ड का टाइम आता है हार्वेस्टिंग का, तो भागलपुर का आम हो या लीची हो, मुजफ्फरपुर का, ये सरप्लस प्रोडक्शन होता है। और जो हार्वेस्टिंग का लॉस होता है सरप्लस प्रोडक्शन होने की वजह से, वो लॉस वहाँ के किसान बियर करते हैं, जो बगीचा लगाते हैं वो बियर करते हैं। अगर उस वक्त के लॉसेस को मिनिमाइज़ करके फूड प्रोसेसिंग के प्लांट्स लगा दिए जाएँ, कोल्ड स्टोरेजेस बना दिए जाएँ, तो वही सामान, वही उत्पाद कृषि का जो 2 रुपये किलो कोई नहीं ख़रीदता है, जब उनका पीक यील्ड सीज़न होता है, वो 200 रुपये किलो बाज़ार में बिकेगा। तो वो चीज़ जो बर्बाद हो रही है सड़क के ऊपर, उसमें थोड़ा सा विल पावर लगा के सरकार अच्छी योजना बनाए, अगर अच्छी से प्लानिंग करे, तो बड़े स्तर पे वहाँ पे आर्थिक गतिविधियाँ भी होंगी, और एक बड़ा जो वर्ग है वहाँ का, कामकाजी वर्ग है बिहार का, उसको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वहीं एम्प्लॉयड होगा वो। एग्जैक्टली जैसे बहुत कॉमनली, क्योंकि आप लोगों की ज़्यादा बातें कर रहे हैं बिहार के, तो 2 चेहरे नॉर्थ इंडिया में जाने जाते हैं बिहार के। एक वो वर्ग है जो एक वो चेहरा है जो कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा आईएएस और आईपीएस और क्लास 1 ऑफिसर्स बिहार से आते हैं, और दूसरा वो चेहरा है जो मज़दूर, रिक्शा चलाने वाले भी सबसे ज़्यादा बिहार से आते हैं। ये जो डिस्पैरिटी है, जो 2 वर्ग हैं, इसमें एक बहुत बड़ा तबका वो है जो मिडिल क्लास है। सो कमिंग बैक टू इलेक्शंस वंस अगेन,
सिंस यू आर एसोसिएटेड विद कांग्रेस, आपने अभी बताया कि संभावित प्रत्याशी भी हैं आप, क्या क्या मुद्दे हैं जिन पे चुनाव की तरफ देख रहे हैं आप लोग एज अ पार्टी? देखिए, अभी तो बिहार में जो बदहाली है, बदहाली से इमीडिएट रिलीफ देना सरकार का एक काम होता है। गरीबी बड़े स्तर पे है और हेल्थ केयर की सुविधा नहीं है लोगों के पास। तो इन सब इमीडिएट रिलीफ वाले जो काम है उनको लेके कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन ने कुछ ऐसी योजनाएं बनाई हैं, प्लानिंग की है, जिसका हम लोग जनता के बीच में जाके प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। उसमें 2-3 बड़ी अच्छी योजनाएं हैं जो कांग्रेस की पिछली सरकारों ने दूसरे राज्यों में भी किया है। एक तो 25 लाख की स्वास्थ्य बीमा की योजना है जो राजस्थान में भी इम्प्लीमेंट किया कांग्रेस की सरकार ने। 2500 रुपये हर महीने माई बहन सम्मान योजना के माध्यम से महिलाओं को देने का काम है, क्योंकि रूरल इकोनॉमी जो होती है, और बिहार बेसिकली रूरल इकोनॉमी है और बड़ा बिहार का जो हिस्सा है वो गाँव में रहता है, उसमें महिलाओं के हाथ में पैसे देने से सशक्तिकरण आता है, महिलाओं की क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी होती है और इकोनॉमी में बूम आता है। वो पैसे महिलाओं के हाथ में देने का निर्णय लिया है। भूमिहीन लोग बहुत हैं बड़ी तादाद में बिहार में, जिनके पास अपना घर बनाने के लिए ज़मीन नहीं है। ऐसे भूमिहीन लोगों को 3 से 5 डेसिमल ज़मीन घर बनाने के लिए सरकार ने देने का जो प्लान किया है कांग्रेस की अगर सरकार आती है गठबंधन की। बेरोज़गारी को कम करने के लिए 2 लाख रुपए तक का जो इंडस्ट्री लगाने के लिए, बिज़नेस लगाने के लिए, छोटे उद्योग लगाने के लिए, रोज़गार के व्यवस्था बनाने के लिए देने का काम किया है, युवाओं को योजना बनाई गई है। इस तरह के बहुत सारी योजनाएं हैं जिससे इमीडिएट रिलीफ देने का काम कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन के जो दूसरे दल हैं उन्होंने योजनाएं बनाई हैं। और एक लॉन्ग टर्म जो मुझे लगता है कि सॉल्यूशन बिहार को देने की ज़रूरत है, वो हम लोग काफ़ी बात भी करते रहे। पलायन के ऊपर मुझे लगता है कि बिहार डिज़र्व्स टू बी गिवन बेटर अपॉर्चुनिटीज़। आपने कहा कि बिहार के लोग ऊंची कुर्सियों पे भी हैं, IAS IPS भी हैं और मजदूरी भी करते हुए दिखते हैं। तो ये तो सोसाइटी में देखिए क्लासिफिकेशन तो होता ही है, क्लास डिवीज़न होता है, लेकिन ज़्यादा डिस्पैरिटी होना अच्छी बात नहीं है। उसको कम करने के प्रयास सरकार को करना चाहिए, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी और सोशल डिस्पैरिटी कम करने के लिए। लेकिन बिहार के अंदर जो मेधावी लोगों की कमी नहीं है, इस नहीं, वो माध्यम से आप definitely- कहना ही चाहते हैं। बिल्कुल आप देखेंगे IIT हो या इस तरह के दूसरे जो बड़े फेमस इंजीनियरिंग और मेडिकल के कॉलेजेस हैं, या UPSC में आप देखेंगे बड़ी तादाद में बिहार के युवा आते हैं और अच्छा करते हैं। और एवरेज IQ, मैं किसी दूसरे राज्य के लोगों से तुलना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि एवरेज जो IQ है, जो बुद्धिमत्ता है बिहार के लोगों की, वो मैं समझता हूँ कि बाकी प्रदेशों के कंपैरिजन में ज़्यादा है। और बिहार के लोगों का जो बुद्धिमत्ता है, जो उनकी मेधा है, वो ज़्यादा होती है। तो मेधावी भी हैं, मेहनती भी हैं, और उसके बाद भी पलायन करना पड़ता है। तो इसमें सरकारों को सोचने की ज़रूरत है कि पलायन की जो ये समस्या है, दंश जो पूरा बिहार झेलता है, उसमें उसको कैसे कम किया जाए। और इस दंश को मैं थोड़ी आपको व्याख्या कर देता हूँ, बताता हूँ डिटेल में। आप जब कभी उधर जाएंगे बिहार के सुदूर इलाकों में, और ख़ास के ऐसी जगहों में जहाँ जाके आपको ये लगेगा कि बिहार को एक बहुत बड़ी फैक्ट्री बना दिया गया है। बिहार बेसिकली कोई उत्पाद नहीं बना रही है फैक्ट्री, कोई गाड़ी मोटर या ऐसा कोई उत्पादन नहीं कर रही है, बट मजदूर बना रही है। आप घरों में जाएंगे तो देखेंगे युवा है ही नहीं मकानों में। बड़े बड़े परिवारों में जाएंगे तो पता चलेगा केवल घर में बुजुर्ग लोग रह रहे हैं, सारे युवा बाहर रह के बेचारे कमाने के लिए, रोज़गार करने के लिए जाते हैं। तो ये एक बड़ा दंश है जो हर परिवार बिहार का झेलता है, वो चाहे गरीब हो या मध्यम वर्गीय परिवार हो। और माएँ अपने बच्चों का रास्ता देखती रहती हैं, वो तीज त्यौहार में नहीं आ पाते, मरने जीने में नहीं आ पाते। ये बड़ा दुख होता है देख करके। और हमें लगता है कि फेलो ह्यूमन बीइंग्स हमारे अगर इस तरह से दुख में हैं, हमारे साथ इस धरती पे रहने पलने बढ़ने वाले लोग अगर दुख में हैं, और हमारे हाथ में कोई राजनीतिक शक्ति ऐसी आती है या मौका मिलता है, तो उस दुख दंश को कम करने का प्रयास अवश्य किया जाना चाहिए। इसी बीच में एक और काफ़ी मतलब एक काफ़ी वेल डिस्कस सब्जेक्ट है, और इसमें भी छवि की बात मैं बता रहा हूँ, और कुछ हद तक सच्चाई है कि बहुत नॉर्मली कहा जाता है कि वहाँ यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम्स डिलेड होते हैं। सो वन ऑफ द फर्स्ट प्राइमरी रीजंस ऑफ यूथ कमिंग आउट ऑफ बिहार इज़ कि उनको ये पता है कि अगर किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करनी है, बेसिक ग्रेजुएशन भी करनी है, तो आप बाहर जाके कर लो, क्योंकि वहाँ पे रिजल्ट्स वगैरह डिलेड होते हैं। ओवर द टाइम कुछ इस पर डेवलपमेंट आया है चुनाव में, कांग्रेस पार्टी का स्पेसिफिक कुछ इस पे अटेंशन, ध्यान? देखिए, हम लोग पिछले इस सरकार में जब भी एग्ज़ाम डिलेड हुए, यूनिवर्सिटी के सेशन डिले हुआ,
और उसके ऊपर भी आवाज़ हमारे छात्र संगठन उठाते रहे, हमारी लीडरशिप बिहार की, हम लोग सब लड़ते रहे उसके ऊपर। मेरी भी कई वीडियोज़ आप देखेंगे। भागलपुर यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन डिले हो रहे थे, वहाँ का वाइस चांसलर टेम्पोररी लगे हुए, तो उस पर हम लोगों ने आंदोलन भी किया था। और इसके इतर एक बड़ी समस्या बिहार में ये है कि जो सरकारी रिक्तियाँ आती हैं, सरकारी रिक्तियों में जो उनको भरने की प्रक्रिया है, उस नौकरी के लिए फॉर्म लेना, आवेदन लेके परीक्षा कराना समय पे, परीक्षा कराने के बाद उसके रिज़ल्ट देना, और रिज़ल्ट के बाद इंटरव्यू करा के जो भी उसकी प्रक्रिया, उसके माध्यम से लोगों को नौकरी देना, उसमें सरकार पूरी तरह विफल है। और जब जो परीक्षार्थी होते हैं, जो एस्पिरेंट्स होते हैं, वो इसके खिलाफ अगर आवाज़ उठाएं सरकार के खिलाफ, कहीं कोई मार्च कर लें, जुलूस कर लें पीसफुल, तो बड़ी बेरहमी से पिटाई भी हो रही है उनकी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि सरकार की प्राथमिकताओं में शिक्षा नहीं है। शिक्षा होती तो शैक्षणिक संस्थाओं को वो मजबूत करते, उनके सिस्टम को ठीक करते, एग्ज़ाम सही कराते, और रोज़गार देना भी सरकार की प्राथमिकताओं में नहीं है। होता तो जो रोज़गार पाने के लिए लोग सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं, तो सरकार उनसे आके बात सुनती कि भाई आप क्यों संघर्ष कर रहे हैं, या आप अगर यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं तो आंदोलन का क्या कारण है, सरकार उसके निवारण के लिए क्या कर सकती है, जो सरकार का काम होता है। डेमोक्रेसी है ना साहब। Exactly. डेमोक्रेसी में हर वर्ग को अपनी बात रखने का अधिकार है। सरकार नहीं सुनेगी, जो तरीका है सुनाने का, तो सड़क पे भी लोग उतरते हैं। और ये बिल्कुल। लोकतंत्र की खूबसूरती भी है कि जब तक सड़क पे लोग होते हैं तब तक लोकतंत्र जिंदा रहता है। तो सड़क पे जब भी लोग उतरते हैं, कई बार ऐसा हुआ कि टीचरों की जो भर्ती हुई थी, टीटी वाली और TRE 2 वाली, उसमें भर्ती में अनियमितता हुई, कैंसिल हुआ, और लोगों को ज्वाइनिंग देने में बहुत देर हुई, तो उस पर छात्र सड़क पे उतरे, अभ्यर्थी सड़क पे उतरे, तो इतनी पिटाई हुई उनकी। अभी 10 दिन पहले भी पटना में आंदोलन कर रहे थे, बहुत मारा है लोगों को, और नौकरी भी नहीं दे पा रही है सरकार, और नौकरी देने में विफल सरकार के ऊपर जब सवाल उठाया जाता है तो वो मारती पीटती है। तो ऐसी सरकार तो मुझे लगता है कि बिहार का युवा अब चाहता नहीं है। और हम लोग विपक्ष में होने के नाते जितना संबल दे सकते हैं इन छात्रों को, इन अभ्यर्थियों को देते हैं। जहां धरना प्रदर्शन होता है, हमारे नेतागण बिहार यूनिट के हों या सेंट्रल यूनिट के हों, हम लोग जाते हैं, उनका मनोबल बढ़ाते हैं। लेकिन विपक्ष में होने की एक सबसे बड़ी दुश्वारी ये है कि आपके सबके दुख में शरीक होना पड़ता है, लेकिन जब आप उनके पास जाते हैं और देखते हैं कि आपके हाथ में उनके दुखों के निवारण की शक्ति नहीं है, तो बड़ा अफसोस होता है। और फिर आपकी राजनीति की इच्छा शक्ति और बढ़ती है कि और मजबूती के साथ हम विपक्ष में अपनी आवाज़ को उठाएं, और जो भी सरकार है सत्ता में निरंकुश हो चुकी है, उसको उखाड़ के फेंकने का हम लोगों का बल बढ़ता है। तो अभी बिहार में यही हालात बने हुए हैं। हर वर्ग सरकार से बहुत नाराज़ है, बहुत गुस्सा है। डबल इंजन की सरकार कहते हैं ये बीजेपी और नीतीश कुमार जो वहाँ पे हैं JDU में, और ये डबल इंजन की सरकार में पता नहीं चलता है कि दोनों इंजन एक दिशा में चल रहे हैं, अलग दिशा में चल रहे हैं, कि विकास दिखता नहीं है। तो लोगों में बड़ा रोष है, और लोग बड़ी उम्मीद से, जनता वहाँ की बड़ी उम्मीद से हम लोगों की तरफ, कांग्रेस पार्टी की तरफ और इंडिया गठबंधन की तरफ देख रही कि ये लोग कुछ आएंगे और अच्छा करेंगे। इलेक्शन रिजल्ट्स जब आने वाले होते हैं, कांग्रेस एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं, कांग्रेस कुछ वोट से पीछे है और ऑप्शन है नीतीश कुमार, समर्थन लेके वापस सरकार बना लेंगे? देखिए, ये उस समय की बात है, उस समय क्या होता है। राजनीति संभावनाओं का खेल है, और इस समय बहुत इट्स टू अर्ली टू डिस्कस अबाउट दैट। मतलब बना लेंगे? नहीं, बना लेंगे या नहीं बनाएंगे समय तय करेगा, क्या परिस्थितियां बनती हैं। अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। और नीतीश कुमार के साथ पहले हम लोग सरकार में रहे हैं, लेकिन इनका कंडक्ट जो बीच में छोड़ के जाने का था, तो भरोसे के लायक तो नहीं है अभी। और बिहार की जनता भी अब नीतीश कुमार जी पे भरोसा नहीं करती है। हालांकि हमारे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, हमको उनको नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ये है कि लोग पलटू राम कहेंगे तो आप समझ जाएंगे हम उनका ही नाम ले रहे हैं। ऐसा बिहार में माहौल मैं बना ये हुआ क्वेश्चन है। पता है आपसे क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जितना जितना मुझे समझ आता है कि पार्टीज़ या इंडिविजुअल्स जो पॉलिटिशियंस हैं वो एक आइडियोलॉजी पे काम करते हैं, ठीक है? तो अचानक से क्या होता है, और ये बहुत बहुत कॉमनली देखा जाता है स्पेशली बिहार के केस में, कि अभी आइडियोलॉजी सामने वाले की नहीं सही है, लेकिन अगर उस समय इक्वेशंस, जबकि मैं समझता हूँ कि चीज़ें कैसे होती हैं, लेकिन उस समय अगर इक्वेशन नहीं बन रही है, अब ज़रूरत है, तो इधर आ गए और इस तरफ आकर और सरकार बन गई वैसे। तो टाइप ऑफ एक तरीके का कॉन्ट्रडिक्शन होता है। खैर, थैंक यू सो लेकिन मच। नथिंग इज परमानेंट, ये तो तय है। ना पब्लिक का ओपिनियन परमानेंट होता है, ना एक संगठन को चलाने वाले लोगों की विचारधारा परमानेंट होती है। एक समय था जब शिवसेना धुर विरोधी रही है कांग्रेस की, वक्त की मांग हुई, महाराष्ट्र
की ज़रूरत हुई वहाँ की जनता की, तो शिवसेना के साथ मिलकर भी कांग्रेस ने सरकार बनाया। तो राजनीति संभावनाओं का खेल है। बतौर मैं राजनेता, बतौर हमारी पार्टी जनहित की राजनीति करने में भरोसा रखती है, विश्वास रखती है, और जनहित के लिए इस तरह के अलायंस की ज़रूरत पड़ेगी तो उस वक्त पार्टी लीडरशिप तय करेगा क्या परिस्थिति बनती है। अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। क्योंकि आपने शिवसेना का नाम ले लिया, स्पेसिफिकली महाराष्ट्र में बिहार के लोगों को लेके बहुत अजीब अजीब से बयान और टिप्पणियाँ और मार पिटाई होती है, क्या कहना है आपका उसमें? देखिए, यही बात होती है जो मैंने अभी आपसे कहा। मैंने शिवसेना का नाम बतौर एक पॉडकास्ट आप कर रहे हैं, आपको लेना था मुझे घेरने के लिए, लेकिन मैंने खुद फुल टॉस बाल आपको दिया है। और वो बताने का मेरा आशय ये था, दरअसल मैं बताना चाह रहा था कि एक समय था जब शिवसेना के ही कार्यकर्ता बिहार के लोगों की मार कुटाई करते थे, पीटते थे, भगाते थे। आज वही बिहार के जो यूपी के लोग जाते हैं वहाँ पे काम करने, उनको सुरक्षा देते हैं। इसको लेके वहाँ पे उसी पार्टी के अंदर अंतर्कलह भी है, पार्टी दो गुटों में भी बटी है उनकी। लेकिन जिस शिवसेना के साथ हम लोगों ने अलायंस किया था, वो शिवसेना आज भी उसी क्रेडेंशियल पे, उसी विचारधारा के साथ खड़ी है। तो जब तक वो उस विचारधारा के साथ हैं, उनकी विचारधारा हमारी विचारधारा से मिलेगी, हम लोग साथ हैं। संभावित उम्मीदवार हैं आप कांग्रेस के, जी। अगर जीत जाते हैं और विधायक बन जाते हैं तो क्या बदलाव अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में लेकर आएंगे, क्या अलग चीज़ें करेंगे? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले जो हम लोग बात कर रहे थे वो स्टेट स्पेसिफिक था, कॉन्स्टिट्यूंसी स्पेसिफिक बात नहीं कर रहे थे कि भाई स्टेट में पलायन की समस्या है और बाकी सारी चीज़ें, रोज़गार की समस्या है। अब आप कॉन्स्टिट्यूंसी स्पेसिफिक अगर बात कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि बहुत डिटेल में जाएंगे तो सूची लंबी हो जाएगी। जैसे अस्पताल नहीं है, मैं बताऊँगा किस ब्लॉक में कौन सा अस्पताल नहीं है, लंबा हो जाएगा। सड़क टूटी हुई है, बताऊँगा कहाँ से लेकर कहाँ तक की सड़क टूटी हुई है, तो लंबा हो जाएगा। मेरी कोशिश ये रहेगी कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं, सड़क हो, शिक्षा हो, रोज़गार हो, स्वास्थ्य व्यवस्था हो, और हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक बड़ा मसला है कि पानी का जो है बहुत दिक्कत है लोगों को, पीने का पानी भी नहीं मिलता है, और खेती के लिए पानी की बड़ी समस्या है। हालांकि आस पास से हमारी बड़ी जो है, जिसे पूरे भारत की जो है वो जननी कहा जाता है, गंगा नदी गुजरी है वहाँ से, और इतना बड़ा वाटर बॉडी होने के बाद भी जो नहरें बनाई गई हैं वहाँ से पानी लेके आने के लिए सुदूर गाँव में, खेत में, उन नहरों की मरम्मत कई दशक से नहीं हुई है। हम तो गांव में जा रहे हैं, घूम रहे हैं, हमारे यहाँ खेतों को बहियार कहते हैं, खेत बहियार में लोगों के साथ जा रहे हैं मिलने के लिए, देखते हैं कि नहर तो है बॉस, लेकिन नहर में गाद भरी हुई है, इतने टाइम से उसकी सफाई नहीं हुई है कि पानी नहीं पहुँच पा रहा है। हज़ारों एकड़, लाखों एकड़ ऐसी ज़मीन है जो अगर सही से पानी मिल जाए तो उसमें अच्छी उपज होगी तो आर्थिक गतिविधियाँ बनेंगी, वहाँ के लोगों के हाथ में पैसा आएगा, जेब में पैसा आएगा। नहरों को ठीक करने की ज़रूरत है। हेल्थ सेंटर नहीं है, 3 ब्लॉक में केवल 2 ब्लॉक में वहाँ पे हेल्थ सेंटर, वो भी ओटी नहीं चलता है उसमें, इमरजेंसी की सुविधा नहीं है। सड़कें बहुत ज़्यादा टूटी हुई हैं, मतलब जाते हैं तो हम अक्सर वहाँ पे लोगों से कहते हैं ये, और इट साउंड्स लाइक ए जोक ऑल्सो, कि पता नहीं चलता है कि सड़क में गड्ढा कि गड्ढे में सड़क है, वही हालत है वहाँ पे। कभी ट्रक पलट गया, कभी कुछ हो गया, एम्बुलेंस नहीं है ले जाने के लिए, अगर कोई बीमार पड़ गया, एम्बुलेंस कोई व्यवस्था कर भी ले अपना कुछ निजी व्यवस्था, तो इतना सड़क पे जाम लगा हुआ गड्ढे की वजह से कि पहुंच नहीं पाता, दम तोड़ देता है। तो मुझे लगता है कि ये अन्याय है लोगों के साथ, और एक संवेदनशील राजनेता होने के कारण हम लोग इसको ज़्यादा देख के ज़्यादा हताहत हो जाते हैं, ज़्यादा अफसोस होता है कि ऐसी क्या वहाँ की लोगों ने गलती की, ऐसा क्या उनका दुर्भाग्य है कि उनको सही से ढंग से जीने की भी सुविधा नहीं मिल पा रही है, पीने का पानी नहीं मिल पाता, चलने के लिए सड़क नहीं मिल पाती है, खेती करने के लिए पानी नहीं मिल पाता है। तो इन मुद्दों को बहुत तत्परता के साथ सीरियसली लग कर सॉल्व करने की ज़रूरत है, और इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं लगता। नहर साफ़ करने में क्या लगता है साहब, बताइए ना, 2-4 दिन जेसीबी आएगा, नहर साफ़ कर देगा। उतना इच्छा शक्ति भी सरकार के पास नहीं है। सड़क में गड्ढे भरे हुए हैं, एक स्कूल खोलने में कितना पैसा लगता है। एक ब्लॉक है वहाँ हमारे यहाँ सनौला, आप डिटेल में जा रहे हैं तो बताता हूँ आपको। उस सनौला ब्लॉक के 15 किलोमीटर आगे, 15 किलोमीटर पीछे कोई डिग्री कॉलेज नहीं है। कहाँ जाए बच्चा लोग पढ़ने के लिए? 15 किलोमीटर समझ ना कितना होता है गांव में सफ़र करना, बच्चे पढ़ने नहीं जा पाते हैं। शिक्षा व्यवस्था का बताया आपको। स्वास्थ्य की हालत ये है कि भाई आपको बीमार पड़ेंगे तो आप लेके थोड़ी पट्टा भागेंगे लोगों को, या भागलपुर मुख्यालय भागेंगे, आप तो आसपास में ढूंढेंगे ना। बड़ी आबादी गरीब है, कृषि प्रधान है, अब उनके पास पैसा इतना तो है नहीं कि प्राइवेट अस्पताल में जाएंगे, बेचारे सरकारी अस्पताल की तरफ जाते हैं, वहाँ जाकर देखते हैं साहब तो डॉक्टर नहीं बैठा हुआ है।
ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ गई तो ओटी नहीं है, इमरजेंसी में कोई ज़रूरत पड़ गई, किसी के साथ दुर्घटना हो गई, एक्सीडेंट हो गया, अचानक कुछ दिक्कत हो गई, इमरजेंसी सुविधा नहीं है। मतलब इस तरह से नहीं होना चाहिए। बेसिक अम्यूनिटीज ऑफ लाइफ आर ये नहीं होना चाहिए, ये जुल्म है लोगों पर। पर्सनली ये अभी जुल्म कम करना होगा। ओके, वेरी नाइस। पर्सनली अभी आप कितना अप्रोचेबल हो, ये मैं नॉर्मली हर पॉलिटिशियन से पूछता हूँ, स्पेसिफिकली वो लोग जो किसी पोस्ट पे हैं, डेजिग्नेशन है। देखिए, अभी मेरा नंबर, पर्सनल नंबर, जहाँ भी मैं जाता हूँ लोगों से मिल रहा हूँ, सबको अपना पर्सनल नंबर देता हूँ। मेरे पास विजिटिंग कार्ड भी है, विजिटिंग कार्ड बांटता हूँ मैं, देखिएगा इसमें आप, इसमें जो है ना ये विजिटिंग कार्ड मेरा, इसमें मेरा पर्सनल नंबर है, यही मैं सबको देता हूँ। और सब लोग मुझसे सीधा बात करते हैं। मैंने भी आपके सामने बोला भी, हमारे साथ जो व्यक्ति थे कि कोई भी कॉल आए तो रिस्पॉन्ड कीजिएगा आप उसके ऊपर। तो अप्रोचेबल होना मैं समझता हूँ कि राजनीति के लिए बहुत ज़रूरी है। आप लोगों से जुड़िएगा नहीं तो आप कैसे पॉलिटिक्स कीजिएगा? जब तक उनकी समस्याओं को नहीं सुनिएगा, उनके साथ आप भावनात्मक रूप से नहीं जुड़िएगा, तब तक पॉलिटिक्स कैसे कीजिएगा? फिर पॉलिटिक्स का मतलब क्या है? फिर तो आप राजा बनने आए हैं ना साहब। लोकतंत्र में आप अगर लोकतांत्रिक प्रक्रिया से आप चाहते हैं कि लोग आपको अपनी नुमाइंदगी करने के लिए चुनें, तो आपको उनके साथ रहना होगा, उनकी समस्याओं को सुनना होगा। तो ये तो अभी की बात है। बाकी मैं जहाँ भी जा रहा हूँ प्रचार के हेतु या लोगों से मिलने के लिए, तो सबसे कह रहा हूँ कि हर पंचायत में हम अपना प्रतिनिधि बनाएंगे। 50 पंचायत है साहब, महीना में एक दिन एक जगह नहीं जा सकते आप, कौन सी बड़ी बात है? प्लान बना लीजिए भाई, अगर असेंबली चल रही है, वीकेंड पे आप आ गए, सैटरडे संडे आप, और एक दिन में 5-7 पंचायत कवर कर लीजिए, 2 दिन में आपकी 25-20 पंचायत कवर हो गई, महीने में 3 चक्कर लगा लिए, हर पंचायत में आप चले गए। और एक छोटा सा कमरा हर आदमी देने को तैयार रहता है। अब एमएलए साहब हैं, दे दीजिए कमरा इनको, बैठक में कमरा ले लिया आपने, वहाँ कार्यालय का बोर्ड लगा दिया आपने, एक हेल्पलाइन नंबर डाल दिया आपने, महीने में एक बार जाके बैठ गए, जन अदालत टाइप का लगा लिया, जो लोग आए बैठे बातचीत किए। अरे क्या समस्या, कोई जेट नहीं मांगता, हेलीकॉप्टर नहीं मांगता है, बेसिक पब्लिक की बेसिक है। किसी का बिजली का मीटर की समस्या है, किसी के पीने के पानी की समस्या है, किसी के ब्लॉक का काम है, किसी के जिले का, एक फ़ोन ही तो करना होता है साहब। अधिकारी को उठा के फ़ोन कर दिए, कोई चिट्ठी लेके अनुशंसा कर दिए, साइन कर दिए, ये भी नहीं कीजिएगा तो किस बात के नेता हैं? तो मेरा तो लोगों के साथ वादा है कि मौका मिलेगा तो हर पंचायत में एक ऑफिस होगा अपना, और हर पंचायत के हर ऑफिस में महीने में कम से कम एक विजिट लगेगा। हर पंचायत में प्रतिनिधि होगा जो उनके साथ जुड़ा रहेगा, मॉनिटरिंग होगी हमारी, उसका पोर्टल बना देंगे। आईटी के टाइम में कौन सी बड़ी बात है, पोर्टल बना के दे दिए। कॉन्स्टिट्यूंसी में जितने भी लोग हैं आपके, सबको एक्सेस है, पता है इस पोर्टल पे जाना, भाई विधायक जी से कोई काम में मदद है, इस पर रजिस्टर कर दीजिए कंप्लेन अपना, वो सीधा रिपोर्ट आ रहा है, देख रहे हैं डेली किस बंदे के साथ क्या समस्या है। ये कीजिएगा तब तो राजनीतिक रूप से आगे बढ़िएगा ना, कि विधायक बन गए, हो गया, अपना राजा बन गया, घर में बैठ गए, जाके लोगों से मिलिए जुलिए, बात कीजिए, उनसे मिली जो राजनीतिक शक्ति है उसका इस्तेमाल करके उनका और काम कीजिए, और लोग प्यार करेंगे, फिर अगला बड़ा टारगेट लीजिए। ऐसे करके राजनीति की जाती है। मेरा तो यही मानना, मैं ऐसा ही करूँगा मौका मिला तो। नहीं, ऑल द बेस्ट। और काफ़ी रियलिस्टिक और अच्छी सोच है आपकी, बहुत और शुक्रिया। इसी तरीके से मैं आशा करूँगा कि आप लोगों के बीच बने रहें, क्योंकि अभी मैं जितना भी यूपी में भी अगर देखता हूँ, इस चीज़ में मैं काफ़ी अपने आप को लकी मानता हूँ कि कॉन्टैक्ट्स, अप्रोचेस, कुछ भी कह लीजिए उनको, कि मैं बहुत सारे लोगों में मिल बैठ लेता हूँ। लेकिन आज भी जब कोई एक नॉर्मल किसी व्यक्ति विशेष की बात हो रही है जो यूपी में एक अपना आराम से काम करता है, जा रहा है, तो उसके लिए विधायक इतनी ज़्यादा बड़ी बात होती है कि वो बस शक्ल भी देख ली तो वो खुश हो जाते हैं, जैसे एक्टर्स वगैरह नहीं होते, जबकि वो जनप्रतिनिधि हैं। होना चाहिए, और अपना होना चाहिए, ऑब्वियसली छोटी बात नहीं होती है। लाखों लोगों के, स्पेशली बिहार वगैरह में कई वोट्स के मार्जिन से लोग जीतते हैं, तो काफ़ी अपने आप में बड़ी बात है, उपलब्धि है। लेकिन उस उपलब्धि के पीछे का जो प्राइमरी गोल है वो यही है कि जनसेवा, और जनसेवा में जब जन से ही नहीं मिल रहे हैं लोग, तो सेवा कहाँ से होगी? देखिए, इसमें मैं ये समझता हूँ ना कि अभी हमारे लोकतंत्र को और परिपक्वता की ज़रूरत है। मैं बस जानता हूँ कि इस मेरे वक्तव्य पे कंट्रोवर्सी भी बन सकती है, मुझे लोग घिरने का भी प्रयास करेंगे, लेकिन मुझे कहने में कोई ये झिझक नहीं है कि हमारे लोकतंत्र को और परिपक्व होने की आवश्यकता है। और जो लोग इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुन के आके लोगों का प्रतिनिधित्व करने का जो प्रयास करते हैं, उनको ये समझने की ज़रूरत है कि उनके साथ जो लोग भी जुड़े हुए हैं, जनता है उनके क्षेत्र की, वो चाहे लोकसभा लड़ रहे हों, जीत रहे हों, या विधानसभा हो, या जनप्रतिनिधि जो पंचायत स्तर के होते हैं, सिविक बॉडीज़ के,
उनको ये समझना चाहिए कि उनकी जीत एक एक व्यक्ति के वोट से बनी है। और एक मकान, एक तसव्वुर कीजिए कि एक मकान है, कल्पना कीजिए, उसमें एक एक ईंट से मिला करके आपने वो मकान बनाया है। अब अगर एक एक ईंट का ख्याल नहीं रखा जाएगा, उसकी सही से तराई नहीं की जाएगी, प्लास्टर नहीं किया जाएगा, उस पर रंगाई पुताई नहीं की जाएगी, तो एक एक करके ईंट अगर धंसती चली जाएगी तो मकान बचेगा नहीं। ये समझने की ज़रूरत है कि आपने लोगों के पास जा कर के उनसे ये कहा है, हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन ये किया है कि हम आपकी सेवा करेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे, आप हमको वोट दीजिए अपना। और आप वोट लेके चले जाते हैं, भाग जाते हैं, फ्रॉडगिरी कर दिया आपने, उनकी समस्याओं का समाधान नहीं कर रहे हैं, समाधान छोड़िए उनका फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, अप्रोचेबल नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि इसको बदले जाने की ज़रूरत है और ज़्यादा एक्सेसिबल होने की ज़रूरत है। और आप जाके देखिए यूरोपियन कंट्रीज़ में, देखिए कि भाई उनके प्राइम मिनिस्टर भी साइकिल से चले जा रहे हैं और बहुत सहज हैं वो, उनको कहीं उस पर दिक्कत नहीं कि साइकिल से जा रहे हैं तो लोग हमको समझेंगे कि हम मजबूत नहीं, स्ट्रांग नहीं हैं। यहाँ पे ये थोड़ा बदलने की ज़रूरत है कि समाज हमारा बड़ी मैस्कुलिनिटी पे बिलीव करता है कि हम जब तक 50 गाड़ियों से नहीं चलेंगे तो हमको लोग नेता नहीं मानेंगे, हमको पॉलिटिशियन नहीं मानेंगे, 10-20 बंदूकधारी नहीं होंगे तो नहीं मानेंगे। मैं आपको बताऊँ, मैं अभी लोगों से संपर्क करने जा रहा हूँ, मैं भी 10-20 गाड़ियाँ लेके चल सकता हूँ, सक्षम हूँ, ऊपर वाले ने दिया है। इस तरह के प्यार मोहब्बत करने वाले लोग हैं जो साथ में लग सकते हैं गाड़ियों के साथ, लोगों के साथ। लेकिन मैं 1 या 2 गाड़ी से लोगों के बीच में जाता हूँ, सहज भाव से उनसे मिलता हूँ, हर किसी के घर में घुस जाता हूँ, बैठ जाता हूँ, जाके बात करता हूँ माताओं से, बहनों से, बुज़ुर्गों से, कोई ज़मीन में बैठा ज़मीन में साथ बैठ जाता हूँ। तो सहजता की राजनीति करने की आवश्यकता है। असहज हो करके अपने आप को बहुत बड़ा दिखा के और ये दिखा के कि हम बहुत ताकतवर हैं धन बल से, बाहुबल से, वो राजनीति फिर लोकतंत्र नहीं है। वो उसको डिस्करेज करने की ज़रूरत है। हम लोग भी इसको अप्रिशिएट नहीं करें तो बेहतर रहेगा। और ये मैं देखता हूँ कि इस तरह की इंस्पिरेशन जो मुझे हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी से मिलती है, हर समुदाय के लोगों के साथ, हर वर्ग के लोगों के साथ, हर ऑक्यूपेशन के लोगों के साथ वो चले जाते हैं। आप देखेंगे एक पिछले मुख्यमंत्री रहे हैं जो हमारा सेंट्रल प्रदेश है उसके, और वो मंत्री साहब कहीं बाढ़ में जा रहे थे जायज़ा लेने, तो आप देखेंगे बड़ी मज़ाहिया सी फ़ोटो है, बड़ा हंसी भी आता है कि एक तरफ एक पुलिस वाले ने उनको टांगा हुआ है, एक तरफ दूसरे ने टांगा, वो हवा में टंगे हुए उनको नदी क्रॉस कराई जा रही है। एक तो वो नेता है और एक हमारे राहुल गांधी हैं। हमने देखा अभी धान लगा रहे थे कुछ किसान, उनके साथ उन्होंने अपना पैंट मोड़ा, पायचा मोड़ा। और किस नेता की अभी आप बात कर रहे थे? हमारे भाई मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं अब नाम क्या ही लूँ, आप सर्च कीजिएगा मिल जाएंगे आपको। तो उनको नदी जो घुटने भर पानी नहीं था उसको क्रॉस कराने के लिए 2 सिपाहियों ने टांग रखा था। देख के बड़ी हास्यास्पद फ़ोटो है वो, मज़ा आता है देख के, हंसी भी आएगी आपको। और एक तरफ हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी हैं जो किसी भी समुदाय के लोगों के साथ और किसी भी प्रोफेशन के लोग, ऑक्यूपेशन के लोगों के साथ चले जाते हैं, बड़े सहज भाव से रहते हैं। मैकेनिक के साथ मिल के गाड़ी ठीक कर रहे हैं, मोटरसाइकिल ठीक कर रहे हैं, किसानों के साथ खड़े होकर के उन्होंने, आप देखा होगा, धान लगाने लग गया पैडी फील्ड में जा करके। तो ये सहजता, मैं समझता हूँ कि राहुल गांधी ये मैसेज देने का प्रयास करते हैं, किसी को भी गले लगाते हैं कि जो भारत की राजनीति है उसको और सहज करने की ज़रूरत है। राजनेताओं को सहजता से चलने की आवश्यकता है और जो उनके वोटर्स हैं, उनकी जनता है उनके क्षेत्रों की, उनके साथ ज़्यादा सहज स्वभाव और ज़्यादा सहज बर्ताव करने की आवश्यकता है। तो उन्हीं से इंस्पिरेशन लेके हम लोग सीखने का प्रयास करते हैं और इसमें सफलता भी मिलती है। लोग ज़्यादा प्यार करते हैं, अहंकारी व्यक्ति को प्यार नहीं मिलता है। आप सहज रहेंगे, लोगों के बीच में सेवा के भाव से जाएंगे तो लोग प्यार भी करते हैं और आपकी ईमानदारी शक्ल पे दिखती है। बिल्कुल। आप कितने भी बड़े एक्टर हो, आपके दिल में कुछ है और आप जनता के बीच में जाके लोगों के बीच में बैठ के कुछ दिखाने का प्रयास करें, जनता समझती है, पब्लिक है, सब जानती है। अब छुपता भी नहीं है सोशल मीडिया आने के बाद। छुपता खैर, नहीं। कांग्रेस में 2 आपके सबसे फेवरेट नेता कौन है? कांग्रेस में मेरे फेवरेट नेताओं में एक राहुल गांधी जी हैं, क्योंकि हमारे आदरणीय नेता हैं वो, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और मैं समझता हूँ कि देश अब ये समझ रहा है और हम लोग ये अक्सर कहते भी हैं कि राहुल गांधी विल प्रूव टू इंडिया लाइक अब्राहम लिंकन प्रूव टू यूएस। आने वाले समय में देखेंगे आप राहुल गांधी की जो व्यक्तित्व निकल के आया है और जो उनकी सोच है देश को लेके, देश की जनता को लेके, पॉलिसीज़ को लेके, इकोनॉमी को लेके, फॉरेन अफेयर्स को लेकर के, हेल्थ केयर को लेके, आईटी को लेकर के, वो सोच बहुत आगे की सोच है। सोशलिस्ट आदमी हैं
और बड़े सहज भाव से राजनीति करते हैं, उनसे बहुत इंस्पिरेशन मिलता है। एक हमारे नेता हैं इमरान प्रतापगढ़ी साहब, आपने नाम सुना होगा उनका। उनसे इंस्पिरेशन मिलता है कि अगर कुछ अन्याय हो रहा है तो पार्टी के भीतर भी लोगों का विरोध करने लगते हैं। ये हमने देखा है, सड़क से लेकर संसद तक वो आवाज़ उठाते हैं। तो मुझे इन दो नेताओं से इंस्पिरेशन मिलता है। मैं इमरान प्रतापगढ़ी साहब से तो अक्सर मुलाकात होती है, बैठ के लंबी चर्चा होती है और हम लोग संवाद भी करते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है उनसे। राहुल गांधी जी से बहुत रूटीन में मुलाकात नहीं हो पाती, बहुत व्यस्त रहते हैं, लेकिन जब भी मुलाकात होती है उनके साथ, जब भी मिले बैठे बात हुई किसी कार्यक्रम में या किसी इस तरह के मसले पे कहीं पे, तो ऐसा लगता है कि भाई 10 मिनट की मुलाकात में इतनी सारी बातें हो जाती, इतना कुछ सीखने को मिल जाता है। और बॉडी लैंग्वेज से और उनके हाव भाव से, उनके ऑरा से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो ये दो नेताओं की मैं बहुत इज्जत करता हूँ, उनसे सीखता हूँ मैं। बहुत बढ़िया। आगे बढ़ेंगे, सवाल को थोड़ा और कठिन बनाएंगे। बनाइए ना। बीजेपी से 2 फेवरेट लोग कौन है आपके नेता? देखिए, बीजेपी से 2 फेवरेट लोग चुनने का आप टास्क दीजिएगा तो आप बोलिएगा बुरों में कम बुरों को चुनो, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और बतौर एक पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते आप शायद ये एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि मैं सिर्फ बुराई करूं अपने विपक्ष की, ऐसा नहीं है। यही इसी लेकिन मुझे लगता है कि कुछ मामलों में मैंने देखा है कि नितिन गडकरी मुझे ठीक लगते हैं। ओके। उनके जो आसपास के लोग हैं जो उनके बारे में बताया, उनको लगता है नितिन गडकरी ठीक हैं, देश की मर्यादाओं को समझते हैं। और दरअसल वाजपेयी जी के जो साथ के लोग थे, आप अगर भाजपा का आकलन करेंगे तो इस वक्त जो नेतृत्व में लोग हैं भाजपा में, उनमें कुछ लोग थे जो वाजपेयी जी के साथ रहे। नितिन गडकरी उसमें एक नेता हैं जो विकास की बात करते हैं और कभी उनको अनर्गल बातें करते हुए देखा नहीं है। अब भीतर से वो क्या है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन पब्लिक पटल पे मीडिया में या अपने भाषणों में या बातचीत के दौरान या उनके हाव भाव से कभी अनर्गल बातें करते हुए उनको नहीं देखा है। अब दूसरा नेता, मैं आपसे बात कर रहा हूँ नितिन गडकरी जी के बारे में, मैंने लंबा खींचा बोलते कि दूसरा नाम ध्यान में आ जाए, दिमाग में वहीं लगा होता, लेकिन दूसरा नाम दिमाग में आ नहीं रहा है बीजेपी में। और कोई ऐसा नेता इस वक्त तो ऐसा दिखता नहीं है बॉस मेरे को। नितिन गडकरी चूँकि ठीक ठाक है और उनको ठीक ठाक मीडिया कवरेज भी मिलता है, तो हम लोग जान पाए कि उनका क्या पर्सनालिटी है, तो उनको लेके माइंड में एक ठीक सी इमेज है। बाकी ये है कि अगर वो भाजपा छोड़ के दूसरी पार्टी में आए, हालांकि बहुत पुराने आदमी हैं, वो संभव नहीं है। मैं तो ज़्यादा कदर करूँगा उनकी। ये मुझे एक थॉट प्रोसेस है वापस से, मुझे ये तो नहीं पता, व्यक्तिगत है काफ़ी, कि कोई भी सरकार हो, कोई भी पार्टी हो, जब वो विपक्ष में होती है ना, तो हमारे इंडिया में एक और पता नहीं ऐसा क्यों है, लेकिन पूरी पॉलिटिक्स इसी चीज़ पे चलती है कि आप अगर विपक्ष से हैं तो पूरी की पूरी पार्टी ही गलत है। ठीक है, उसमें से हम 500 लोगों में से 2 लोग नहीं निकाल पाएंगे या 3 लोग। और ये मैं खाली सिर्फ कांग्रेस बीजेपी को या बीजेपी कांग्रेस को, जब आज शशि थरूर को और कोई पसंद करता है ना, युवाओं के बीच में काफ़ी वो हैं कि शशि थरूर आज वो अंग्रेज़ी नहीं बोल रहे हैं, शशि थरूर आज से 10 साल पहले भी वही सेम अंग्रेज़ी बोल रहे थे। बस इशू ये था तब कोई उनकी बात इसलिए नहीं करता था क्योंकि वो सेंटर में थे, और आपको ऑब्वियसली विपक्ष जो है हमेशा सारी चीज़ें वो बुरी बताएगा। मनमोहन सिंह फाइनेंसेस के बारे में जब प्राइम मिनिस्टर थे तब नहीं सीखे थे, वो काफ़ी उनका करियर था अच्छा खासा, एक्सपीरियंस था अच्छा खासा, उसके बाद उनको पता चला। तो सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि वाइल अ पार्टी, आप पावर में हो नहीं हो, आज रहोगे कल नहीं रहोगे, ये सब चेंज होता रहता है, लेकिन ये जो पूरी तरीके से वो होता है ना हमारा कि विरोध हम करेंगे कि हमें 2 लोग भी नहीं मिलते, और ये सिर्फ सच्ची आपके लिए, मैं बीजेपी के लोगों से पूछे हैं ये प्रश्न, तो बहुत अचानक से वो हो जाता है। खैर इसीलिए मैंने कहा था मैं कठिन कर दूंगा उसको। नहीं, अब इसमें थोड़ा सा डेप्थ में ले जाएंगे, इसमें आपको बात करेंगे इसके ऊपर। देखिए, ये जो राजनीति की परिकल्पना बनी है अभी, जो वर्तमान परिदृश्य में आप देखते हैं, ये पिछले 15-20 साल की उपज है। आप मेरी बात की गहराई को समझिएगा। आप भारत की राजनीति को 15 साल पहले जो राजनीति भारत में थी इंडिया के अंदर, उसको आप देखिएगा, तो उस वक्त की राजनीति इतनी आक्रामक नहीं थी और इतनी ब्रूटल नहीं थी कि लोग एक दूसरे
नेता के ऊपर इस तरह के आरोप लगाना या इस तरह से लांछन लगाना, व्यक्तिगत टिप्पणियाँ करना और कैरेक्टर असैसिनेशन करना, ये पहले नहीं होता था। नेहरू जी की जो पहली सरकार बनी थी, चुन के जो आई थी, जीत के आई थी, इंटरिम गवर्नमेंट में भी नेहरू जी ने अपने धुर विपक्षी नेताओं को भी, जो उनका विरोध करते थे, उनको भी कैबिनेट में जगह दी थी। तो हम लोग उस पार्टी से आते हैं जिसकी बुनियाद ऐसी सियासत पे रही है कि कैपेबल है, विपक्षी पार्टी में भी है, देश का भला कर सकता है, जिसके पास अच्छी सोच है, तो उसको मौका देना चाहिए। नेहरू जी ने अपने मंत्रालय में भी रखा था लोगों को। लेकिन पिछले 15 साल की राजनीति में आप फिर कहेंगे कि मैं भाजपा की बुराई करने पे आ गया, लेकिन माहौल ऐसा बना है कि सहिष्णुता ख़त्म हो गई है, एक दूसरे को लेके एक्सेप्टेंस ख़त्म हो गया है। और होता क्या है कि व्हेन इन रोम बिहेव लाइक रोमन्स डू, जब ऐसी राजनीति प्रचलित हो गई है तो हर तरफ वही राजनीति चल रही है। और मैं समझता हूँ कि इसको ठंडा किए जाने की ज़रूरत है। प्रतिशोध की राजनीति जो ये सरकार कर रही है, आप फिर कहेंगे मैं बीजेपी की बुराई कर रहा हूँ। कोई नेता, कोई सामाजिक कार्यकर्ता इस सरकार के खिलाफ कुछ बोल देता है, उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। अभी देखा आपने लेह लद्दाख में क्या हुआ। कोई पत्रकार इनके खिलाफ बोल देता है, उसके घर ईडी पहुंच जाती है। तो ये प्रतिशोध की जो भावना बनी है और लांछन लगाने वाली राजनीति का जो माहौल बना है, इसको रोकना चाहिए। और आपने अच्छा कहा, चिन्हित किया, मुझे बताया, और मैं समझता हूँ कि इस बात को गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि बीजेपी में मान लिए 500 प्रमुख नेता हों और जब सोचने बैठें तो केवल एक ही व्यक्ति का नाम मेरे ध्यान में आया। और लोग भी होंगे जो अच्छे होंगे, अच्छी सोच रखते होंगे, उनकी मजबूरियां हैं कि वो भी भाजपा में बने हुए हैं। एक ऐसी विचारधारा वाली पार्टी में मजबूरी होगी, उनकी राजनीतिक वो अलग बात है, लेकिन व्यक्ति होंगे अच्छे, ऐसा नहीं करना नहीं होंगे। लेकिन इस पर हमको लगता है कि हम लोगों को ज़्यादा ओपन माइंडेड होने की ज़रूरत है। जैसा आज से 15 साल 20 साल पहले का जो पॉलिटिकल डायस्पोरा था भारत का, वैसा होने की ज़रूरत है और लोगों को स्पेस देने की आवश्यकता है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। और बिहार आऊँगा तो ज़रूर मिलूंगा आपसे। बाकी आप चुनाव लड़ें, आपको उम्मीदवार बनाया जाए और आप जीतें, ऐसी हमारी कामना रहेगी। मैं आया, आपसे मिला और बहुत अच्छा लगा आपके स्टूडियो में बैठ के आपसे बातचीत किया। और मुझे लगता है कि आपकी राजनीति की समझ और देश को जो आप समझना चाहते हैं जिस प्रकार से, वो उसकी तारीफ़ होनी चाहिए। थैंक यू सो मच। और आपका इसी तरह से ये चैनल, ये पॉडकास्ट और आगे बढ़े, आपकी बातचीत आगे बढ़े और कुछ बदलाव लाएं आप जिस उम्मीद से आप काम कर रहे हैं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। थैंक यू।